गाइस, इट्स सिमरन फ्रॉम शारदा क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट्स करने वाले हैं। ये आपकी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ये हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, यहाँ पे आपके चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो क्या है पढ़ते हैं। चलिए, वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स एंड वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम सॉलिड्स का यूज़ लिक्विड्स और गैसेस से बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी हम लिक्विड्स और गैसेस का इतना यूज़ नहीं करते जितना हम सॉलिड्स का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे? अब मान लीजिए लिक्विड में आप क्या करते हैं, आप पानी पीते हैं, तो लिक्विड में आपको बस पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिल्क, वो भी आपका लिक्विड है, आपको उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे लेट इट भी, हम सिर्फ यहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और गैसेस में आपकी सिलेंडर में गैसेस होती हैं, जैसे कि आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, कभी कभी आप भी कुक कर सकते हैं। वो गैसेस आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। तो ये सारी सॉलिड्स। लेकिन आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आप यूज़ करते हैं, वो बेसिकली मोस्टली क्या है? सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड्स आप क्या यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल बताइए। देखिए, ये मेरे हाथ में पेंसिल है, तो ये भी एक सॉलिड है। ये बुक है, ये भी एक सॉलिड है। जिस कैमरा से शूटिंग हो रही है वो भी एक सॉलिड है। मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये कोई चेयर है जिस पर हम बैठे हुए हैं, वो एक सॉलिड है। टेबल जिसके ऊपर रखकर हम काम कर रहे हैं, वो एक सॉलिड है। मतलब लगभग बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड्स होती हैं। लिक्विड्स और गैसेस थोड़ा कम क्वान्टिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। For different applications, we need solids with widely different properties. हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के सॉलिड्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं। वो क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे क्रिस्टलीन और एमरफस, ये आपके सॉलिड्स के टाइप होते हैं। ये भी आपको आगे ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में ही गिवन है, ये भी सब पढ़ेंगे, ठीक है। These properties depend upon the nature of constituent particle. ये प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड करती हैं, यानी पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड करती हैं। एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस, यानी जिस फोर्स से वो बंधे हुए होते हैं, उन फोर्सेस पे ये डिपेंड करती हैं। Therefore, study of the structure of solids is important. इसीलिए सॉलिड्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। The correlation between structure and properties helps in discovering new solid materials. यानी इनके स्ट्रक्चर से और इनकी प्रॉपर्टीज से हम अलग अलग तरीके के सॉलिड्स को भी ढूंढ सकते हैं। Superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers for packaging, बायोकॉम्प्लिएंट्स, सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। अब ये सारी ये हमारे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी कि उनका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, वो सुपर कंडक्टर्स होंगे, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये जो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ के सॉलिड्स होते हैं, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे दे रखा है, फ्रॉम अवर अर्लियर स्टडीज वी नो दैट लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। अब आप जानते हैं ये क्या कह रहा है? जो चीज़ हमारी फ्लो करती है, क्या करती है? फ्लो करती है। फ्लो का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमारी बहती है, क्या करती है? बहती है, वो हमारी क्या कहलाती है? फ्लूइड्स कहलाते हैं। आप जानते हैं कि आपका पानी, मान लीजिए ये पानी है, ये क्या कर रहा है? बह रहा है किसी भी पाइप से, मान लीजिए, ठीक है, ये एक पाइप है, इससे बह रहा है, या फिर रिवर में भी पानी बहता है। तो ये सब क्या होते हैं? फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके फ्लूइड्स कहलाते हैं। अब आपकी जो गैसेस हैं वो भी आपके कंटेनर में पूरी तरीके से फ्लो करती हैं, तो वो भी आपकी क्या कहलाती हैं? फ्लूइड्स। लेकिन जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो कभी भी फ्लो नहीं करते, इसलिए वो फ्लूइड्स नहीं कहलाते। वो क्या नहीं कहलाते? फ्लूइड्स नहीं कहलाते, ठीक है। समझ में आई इतनी बात आपको? आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। अब इसमें क्या होता है? जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स और गैसेस के, वो ईजीली मूवमेंट कर सकते हैं। उनको मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इसलिए ये इनकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
ऑन द कॉन्ट्रेरी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव फिक्स पोजीशंस। ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनकी पोजीशंस कैसी होती हैं, फिक्स पोजीशंस होती हैं, यानी उनकी पोजीशंस कभी भी चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मूविंग पोजीशन। अब जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पर रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो अपना, मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपनी पोजीशन पे। ये लिक्विड्स और गैसेस की तरह नहीं होता है कि ये इधर उधर जाके भी मूवमेंट कर सकें, क्योंकि गैसेस का क्या रहता है, उनके तो पूरे कंटेनर में वो मतलब फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड भी आप अगर एक गिलास पानी कहीं पर फैला दें तो वो काफ़ी दूर तक फ्लो कर सकता है, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा तो है नहीं है कि आप एक पेन गिरा दें तो वो फ्लो कर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा है आपने। In crystalline solids, the constituent particles are arranged in regular pattern। ठीक है, तो क्रिस्टलीन सॉलिड्स में, क्रिस्टलीन मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिस्टलीन आपको आगे पढ़ना है तो इसे हम आगे ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक लाइन दे रखी थी इसे समझ लेते हैं। क्रिस्टलीन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। तो जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल कैसे अरेंज रहते हैं, हमारे रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। कैसे अरेंज रहते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। आगे क्या दिया हुआ है ये, इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ हम अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। द कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन विद इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स विल ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। अब जब नाम ही सॉलिड स्टेट्स है तो यहाँ पे आपको सब कुछ सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पूरे चैप्टर में आपकी सॉलिड्स की बात चलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसे पढ़ने के बाद। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसलिए तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन कोशिश करते हैं इसे भी इंटरेस्टिंग बनाने की। How these properties got modified due to structural imperfections or by the presence of impurity in minute amount would also be discussed। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक मान सकते हैं आप क्वेश्चन, तो ये हाउ से यूज़ हो रहा है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर के रूप में, यानी स्ट्रक्चर के रूप में सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम। बेसिकली क्वेश्चन बस इतना ही था, ये भी हमें अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे आंसर मिलेगा। तो चलिए मेन टॉपिक जो हमारा चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका सबसे पहला पोर्शन है 1.1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में हम यहाँ पे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये सबसे पहले, In class 11th, you have learned that matter can exist in 3 states, namely solid, liquids and gases। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो आपका मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में रहता है। किसमें, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, चाहे तो एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे आप इस तरीके का छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है आपको मैटर, जो कि आपने क्लासीफाई किया 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। यहाँ पे मैंने एक नीचे एग्जांपल दे रखे हैं 2-2 सभी में। सॉलिड के लिए आप कह सकते हैं पेन एंड कॉपी, आप और भी देख सकते हैं चेयर, टेबल, ब्रेंच, बोटल्स, कैप्स, इरेजर, कटर, बहुत सारे हैं। ठीक है, लिक्विड्स, मिल्क, वाटर। ठीक है, और भी हो सकते हैं, आपके जूसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे जूसेस होते हैं, आप पीते भी होंगे आपके घर पे। और गैसेस के लिए आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस होती है, मैंने आपको बताया। नाइट्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं फिलहाल, चार्ट को उतना ही रहने देते हैं, अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग विच ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ 2 अपोजिंग फैक्टर्स। अब सीधी सीधी बात ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल, यानी सॉलिड लिक्विड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, उनके प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, intermolecular forces tend to keep the molecules closer, whereas thermal energy tend to keep them apart by making them move faster। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है। मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड्स की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सॉलिड्स की। ठीक है, सॉलिड्स की। तो क्या रहता है सॉलिड्स में, इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं।
ठीक है, बहुत पास पास रहते हैं, ये इस तरह से बहुत पास पास, ठीक है। और भी करीब हो सकते हैं इनके, ये तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पास करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। ये इस तरह से बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। सेम लिक्विड्स के लिए बात करते हैं अब। लिक्विड्स, तो लिक्विड्स की क्या कंडीशन रहती है? लिक्विड्स के पार्टिकल्स इनसे थोड़ा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? इनसे थोड़ा दूर दूर होते हैं, ज़्यादा भी दूर नहीं होते, थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन जो आपकी गैसेस होती हैं, क्या होती हैं आपकी? गैसेस होती हैं, क्या? गैसेस, ठीक है, गैसेस। इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इन सब से बहुत दूर दूर होते हैं, वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी, ये आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी पता है तो आपको पता चल गई, ठीक है। हाँ, तो अब चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा था ये? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो पार्टिकल मैंने आपको शो किए, वो दो पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ फोर्स, तो उन फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। कैसे होंगे? बहुत पास पास होंगे। मैंने आपको शो किया, जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। Whereas थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप देम अपार्ट। लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी अगर थर्मल एनर्जी को हम इंक्रीज कर दें तो वो दूर दूर हो जाएंगे, बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। अब वो कैसे दूर दूर हो जाएंगे? मान लीजिए आपने थर्मल एनर्जी दो पार्टिकल्स की बढ़ा दी, ये देख लेते हैं पहले थोड़ा। मान लीजिए यहाँ पे आपको दो पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स। ये कैसे पार्टिकल हैं आपके? सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, ये एक दूसरे के पास पास हैं बहुत, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। और इनकी अगर हम थर्मल एनर्जी, क्या? थर्मल एनर्जी को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, ठीक है। ये इंक्रीज का एरो बनाया मैंने ऊपर की तरफ, डिक्रीज के लिए आप ये नीचे की तरफ बना सकते हैं इस तरह से। अगर हम थर्मल एनर्जी को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, तो ये पार्टिकल और भी ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएंगे कि इनका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही होगा, अगर हम थर्मल एनर्जी को कम कर देंगे तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। चलिए अब बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर, वेयर एज थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप देम अपार्ट। यानी अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। अब क्या होगा? अगर हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो पार्टिकल मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, मतलब जिगजैग 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 मूवमेंट शुरू कर देंगे, वो हिलना डुलना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा? वो दूर चले जाएंगे, यानी एक तरफ चला जाएगा, एक दूसरा तरफ चला जाएगा, ठीक है। एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो एंड ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन, ठीक है। अगर हम थर्मल एनर्जी को, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर हम थर्मल एनर्जी को लो कर देंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। These can only oscillate about their mean position and the substance in solid state। और solid states की ये खासियत होती है कि उनके पार्टिकल सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन पे still oscillate। oscillate मतलब क्या होता है? अपनी ही पोजीशन पे वो सिर्फ हिल डुल पाएंगे, यानी अपनी ही पोजीशन पे वो मूवमेंट कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है, पूरा हिलते रहेंगे। और वो दूसरे को भी मूवमेंट, मतलब सारे पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन उससे वो फ्लूइड नहीं हो सकते, यानी कि सॉलिड्स जो होते हैं वो बह नहीं सकते। इसी कारण से वो बह नहीं सकते क्योंकि उनके पार्टिकल सिर्फ अपनी ही स्पेस में मूवमेंट करते हैं। वो लिक्विड्स की तरह नहीं है कि पूरे में घूम के मूवमेंट कर रहे हों, वो सिर्फ अपनी ही स्पेसिफिक पोजीशन पे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। दे कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो इसी टाइप के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपसे पूछ ली जा सकती हैं 1 या 2 नंबर में कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तो आपको ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अब जान लीजिए कि सॉलिड्स का मास, वॉल्यूम और शेप कभी भी चेंज नहीं होती है। आपको पता होगा एक रबर बैंड, अगर आप उसे खींचें, वो भी एक सॉलिड होती है, लेकिन वो क्या होगा? अपनी शेप वापस गेन कर लेगी, यानी कुछ टाइम तक तो वो खिंची रहेगी, जब तक आप खींचेंगे वो फिर अपनी शेप वापस गेन कर लेगी। यहाँ पे क्लॉथ रबर बैंड की बात हो रही है, प्लास्टिक रबर बैंड तो टूट जाएगी, उसकी तो बात कर ही नहीं सकते, लेकिन वो भी एक तरीके की सॉलिड होती है, ठीक है।
हाँ, तो बस फर्स्ट पॉइंट में यही है कि उनका मास, वॉल्यूम और शेप कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या? उनका मास, वॉल्यूम और शेप कभी भी चेंज नहीं होगी। साथ साथ बोला करिए, इससे आपको रिवीजन भी होता जाएगा, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। मैंने आपको पहले ही कहा, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, यानी वो जो दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी शो किया है, जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे वो कैसी होंगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है अब? देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, यानी कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, हैव फिक्स पोजीशन, उनकी पोजीशन कैसी होती है? फिक्स होती हैं। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो केवल अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट, यानी अपनी ही पोजीशन पे मूवमेंट कर सकते हैं। ये तो आपने ऊपर भी पढ़ा था, एंड कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स कैसे होते हैं आपके? इनकम्प्रेसिबल होते हैं और आपके सॉलिड्स रिजिड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब आप सॉलिड्स को दबा नहीं सकते, यानी आप सॉलिड्स को कितना भी दबा लेंगे वो फिर अपनी शेप में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक इरेजर है, इरेजर को आप दबा रहे हैं, वो दबती जाएगी कुछ टाइम तक, लेकिन वो बाद में अपनी शेप को वापस रीगेन कर लेगी या फिर वो टूट ही जाएगी। और रिजिड मतलब वो बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, यानी कि सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे है मेरे पास पेन, ये भी एक बहुत मतलब सॉलिड है और ये बहुत हार्ड है, मैं इसे प्रेशर लगाने पर भी ये दब नहीं पाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पर स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए और पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए।